अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। IMF ने दुनिया भर की मईशत के एदाद-ओ-शुमार बता दिए हैं कि जितनी तवक्को थी उससे ज़्यादा बड़ी रिसेशन होगी। -3% नहीं बल्कि -4.9% दुनिया भर की इकॉनमीज गिरेंगी। पाकिस्तान की मईशत इस साल गिरेगी, अगले साल महज 1% से ही ग्रो कर पाएगी। पाकिस्तान में आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद भी कम कर दी। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, मगर सबसे पहले जिक्र होगा वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौमी असम्बली में तकरीर की, अपनी हुकूमत पर होने वाली तनकीद का जवाब दिया। एक एक करके, चाहे उनकी हुकूमत की मुआशी पॉलिसी हो, चाहे कोरोना पॉलिसी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, सबका दिफा किया। और हम आपको एक एक करके दिखाएंगे, क्योंकि उसका जवाब भी आज अपोजिशन की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ ने दिया। वज़ीर आज़म ने अपनी मुआशी पॉलिसी के हवाले से कि वो कोरोना के पीछे नहीं छुप रहे, कोरोना से पहले उनका कहना था कि मईशत को किस तरीके से वो बेहतर कर रहे थे, उन्होंने बताया 20 अरब डॉलर से आज 3 अरब डॉलर पे हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट आया। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये कि आपने अपने खर्चे और अपनी आमदनी को बैलेंस, नुकसान में है, फायदे में है। प्राइमरी माइनस कर्जे, यानी जो आपने कर्जों की किस्तें अदा करनी है, जो कर्जे पिछलों ने लिए हुए थे। इस बारी हमारा प्राइमरी डेफिसिट सरप्लस पे तो नहीं आया, लेकिन लेवल हो गया। हमारा प्राइमरी डेफिसिट खत्म हो गया। टैक्स पे आ जाए जी। पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ 17% पे। कोविड से पहले जब ये कोरोना वायरस की लॉकडाउन नहीं हुआ तो हमारा 17% हमारा टैक्स की ग्रोथ थी। हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू 33% बढ़ा। हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1 अरब डॉलर से गई 2.1 अरब डॉलर पर डबल हुई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारी रेमिटेंसेस में 3% इजाफा हुआ। हमारी एक्सपोर्ट्स मार्च के अंदर जब ये कोविड से पहले जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, वो पिछले 10 साल में सबसे तेजी से ऑन अ मंथ बेसिस हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी। और हमारी जो रेटिंग थी, जो कि दुनिया की रेटिंग एजेंसीज रेट करती है मुल्क को, हमारी B3 पॉजिटिव चली गई, यानी कि दुनिया रिकग्नाइज करना शुरू होगी कि इकोनॉमी हमारी इंप्रूव कर गई है। और अब तक हम 5000 अरब रुपए कर्जे वापस कर चुके, जो कर्जे पिछली हुकूमतों ने लिए। वज़ीर आज़म की तकरीर का बिलावल भुट्टो ने भी जवाब दिया। मईशत के हवाले से उन्होंने क्या बात की? सबसे ज्यादा कर्ज पाकिस्तान की तारीख में वजीर आज़म साहब की हुकूमत ने माशाल्लाह इकट्ठा किया है, और सबसे कम The lowest growth rate in the history of Pakistan. ये भी माशाल्लाह इस हुकूमत का कारनामा है। उनका अपना वजीर, उनका अपना प्लानिंग डिपार्टमेंट का अपना रिपोर्ट कहता है कि जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, कोविड से पहले बुरा था। आपका अपना इकोनॉमिक सर्वे जो नेगेटिव 0.4% ग्रोथ का जिक्र करता है, जो हकीकत में नेगेटिव 2.2 का ग्रोथ है, वो लॉकडाउन का पहला का एनालिसिस था। लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने से पहले ये रिपोर्ट का डाटा है। मतलब आप नेगेटिव ग्रोथ में थे लॉकडाउन से पहले। इसलिए हम कहते हैं कि आप कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। अभी एक बहस है कि क्या वाकई कोरोना से पहले हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी अच्छी थी और मईशत तरक्की की तरफ जा रही थी। वज़ीर आज़म ने कहा था कि 2020 तरक्की का साल होगा। इस हवाले से साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा, जिन्हें खुद असद उमर हो या फिर हमाद रज़ा साहब हो, बार बार कोट करते रहे गुज़िश्ता हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, उन्हें बहुत क्रेडिबल मानते हैं। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में पिछले दिनों बताया कि 55 लाख अफराद पहले ही बेरोज़गार थे, कोरोना के बाद 70 लाख मजीद हो गए। 40% से गुर्बत की शरह पहले ही ऊपर जा चुकी थी कोरोना वायरस आने से पहले, जो 50% हो गई। देखिए, कोरोना से पहले तक तकरीबन 55 लाख हमारे मजदूर बेचारे बेरोजगार थे, और कुछ इजाफा हुआ था पिछले 1.5 साल में, इसलिए कि शरह नमू बहुत कम रही। जब सनती शोबा गिरता है तो तिजारत में कमी आती है, ट्रांसपोर्ट में कमी आती है, बैंकिंग कम हो जाता है, सब कुछ लिंक्ड है।
तो हमारा अंदाज़ा ये है कि अभी तक तकरीबन और 65 से 70 लाख लोग बेचारे बेरोज़गार हो चुके हैं। यानी कि इस वक्त मुल्क में अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख लोग पाकिस्तान के बेरोज़गार हो चुके हैं, और खुदा न खास्ता इस बात का ख़तरा है कि और बेरोज़गारी भी हो सकती है। तो इस बेरोज़गारी के नतीजे में गुर्बत की शरह में कितना इजाफा हुआ है? देखिए, प्लानिंग कमीशन ने एक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ 2015 में एक बहुत बड़ा सर्वे के रिजल्ट्स निकाले थे, जिसे हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं। ये एक नया तरीक़ा है गुर्बत को बारे में एक मेजरमेंट करने का। उसके तहत तकरीबन उस वक्त इस मुल्क में 38% पॉपुलेशन गरीब थी। उसके बाद कुछ अरसा तो हालात कुछ बेहतर हुए, जबकि शरह नमू 5-5.5% के रेंज में रहा। मगर इस साल और पिछले साल कोरोना आने से भी पहले कुछ इजाफा हो चुका था। हमारा अंदाज़ा यह है कि यह 40% से भी ज़्यादा जा चुका था। अब जो है, खुदा न खास्ता अंदाज़ा ये है कि जिस तरह हालात हैं कि तकरीबन ये मेरे ख्याल से 48 से 50% की रेंज में जा चुका है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन आधी पॉपुलेशन गरीब हो चुकी है। ये बहुत ही अफसोसनाक हालात हैं। 50%, आधी पाकिस्तान की आबादी गरीब हो चुकी है। कोरोना से पहले ही 40% हो चुकी थी। अगर एदाद-ओ-शुमार का जायज़ा लें और फरवरी में क्या एदाद-ओ-शुमार थे, स्टेट बैंक क्या कह रहा था, IMF क्या कह रहा था, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा था, तो ये भी आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मईशत की तरक्की की शरह के लिए टारगेट पहले ही कम कर दिया था। वर्ल्ड बैंक ने रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की तरक्की की शरह 2.4%, जबकि 2021 और 2022 के लिए बिलतरतीब 3% और 3.9% लिखी। इस तरक्की की शरह के साथ ना तो रोज़गार के मौके पैदा होने थे, ना ही 2020 खुशहाली का साल होना था अगर कोरोना वायरस ना भी आता। हालांकि इस साल ही बांग्लादेश 7% और भारत की तरक्की की शरह कम होकर भी वर्ल्ड बैंक ने 5% बताई थी। सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही नहीं, पाकिस्तान की स्टेट बैंक की रवा माली साल की पहली छमाही की रिपोर्ट भी यही दास्तान बताती थी। स्टेट बैंक की रवा माली साल की पहली छमाही रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत मुआशी तरक्की का 4% का टारगेट हासिल नहीं कर पाएगी, और इसकी वजह ज़राअत के शोबे में खरीफ की अहम फसलों की पैदावार में टारगेट के मुकाबले में कमी है। इसके साथ साथ बड़ी सनतों की पैदावार में भी पहली छमाही में 5.9% की कमी देखी गई है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की भी पहली छमाही में महंगाई की शरह 11.5% रही, जो गुज़िश्ता 7 साल की बुलंद तरीन सतह है। 2012 के बाद पाकिस्तान में इस शरह की महंगाई नहीं देखी गई, और ये गुज़िश्ता साल की पहली छमाही के मुकाबले में दुगनी महंगाई की शरह है। ये पहली छमाही की रिपोर्ट थी कोरोना वायरस आने से पहले और बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें गिरने से पहले। जनवरी 2020 में तो महंगाई 14.6% की सतह पर चली गई, जो गुज़िश्ता 12 साल की रिकॉर्ड तरीन सतह थी। ये भी कोरोना से पहले हुआ। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है, और वो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में आधा हो गया है। मगर इसकी वजह बरामदाद में इजाफा नहीं है, बल्कि दरामदाद में कमी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक नवंबर के महीने में पाकिस्तान की बरामदाद में कमी आई, जिसकी वजह से रवा माली साल के कुछ पहले 6 माह में बरामदाद में इजाफे की शरह महज 3.2% रह गई। दिसंबर के महीने में बरामदाद एक दफ़ा फिर $2 अरब की सतह से नीचे गिर गई। IMF ने रवा माली साल के लिए बरामदाद का टारगेट $26.8 अरब रखा था। उसने भी अपनी रिपोर्ट में ये टारगेट कम करके $25.7 अरब कर दिया था। कोरोना वायरस के बाद मईशत बंद होने से टैक्स महसूलात में कमी आई है, मगर रवा साल के पहले 6 महीने में FBR टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा था। FBR का सालाना हदफ 5,503 अरब रुपए और 6 माह का हदफ 2,367 अरब रुपए था, जो नजरसानी के बाद सालाना हदफ 5,238 अरब रुपए और पहले 6 माह यानी जुलाई से दिसंबर का टैक्स वसूली का हदफ 2,198 अरब रुपए कर दिया गया था। मगर FBR यह हदफ भी हासिल नहीं कर पाया और 2,080 अरब रुपए ही जमा कर सका था। फिर जनवरी के महीने में मजीद टारगेट से 100 अरब रुपए कम ही इकट्ठे हुए थे, जिससे 7 माह के टैक्स अदाफ में कमी 387 अरब रुपए पर पहुंच गई थी। स्टेट बैंक की छमाही रिपोर्ट के मुताबिक मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, मगर इसके बावजूद सरमायाकारों और आवाम का मईशत में एतमाद कमज़ोर है। महंगाई की वजह से लोगों की आमदनी पर मनफी असरात पड़े हैं। ज़री मुबादला के ज़खायर में कमी का सिलसिला रुक ज़रूर गया है, मगर स्टेट बैंक के ज़री मुबादला के ज़खायर अब भी तसल्ली बख्श नहीं हैं। ये सब कुछ कोरोना वायरस से पहले के मामलात थे जो कि बताए जा रहे थे। और हफीज़ पाशा साहब की राय भी आपने सुनी। वज़ीर आज़म ने जो उन्हें सऊदी अरब से दूसरे ममालिक से कर्ज लेना पड़ा, उस हवाले से भी आज बात।
हाल ये था शुरू में कि हमारे पास पैसे नहीं थे, जो लाइबिलिटीज़ थी, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ थी, हमारे पास पैसे नहीं थे। स्पीकर साहब दुनिया में गए, अपने दोस्तों के पास गए, पैसे मांगने गए कि जनाब हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारी मदद करें। देखिए स्पीकर साहब, मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा फंड रेजर हूँ, 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। मुझे कभी शर्म नहीं आई पैसे इकट्ठे करते हुए, जब मैं पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करता हूँ अपने मुल्क के लिए, अपने अस्पतालों के लिए, यूनिवर्सिटी जिसमें गरीब बच्चे पढ़ सकते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं आती। सैलाब के लिए, ज़लज़ले के लिए, तो अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, शौकत खानम के लिए। लेकिन स्पीकर साहब, जो मुझे शर्म आई जब हम दूसरे लोगों से जाके अपने मुल्क के लिए पैसे मांगे। मेरे साथ लोग, मेरे साथ टीम थी, शाहजी मेरे साथ थे, असद मेरे साथ था। देखिए, आप जो मर्जी कर लें, आपका जितना मर्जी वो खैर ख्वाह हो, दोस्त भी हो, लेकिन जब आप हाथ फैलाते हैं ना किसी के सामने, उसकी आंखों में एक लुक आती है, और वो सिर्फ मेरे लिए शर्म की बात नहीं, मेरे मुल्क के लिए है कि मैं मुल्क जब जाके किसी से पैसे मांगता है, और वो हम क्यों मांग रहे थे? हमारे पास पैसे नहीं थे, हम डिफॉल्ट करने के स्टेज पे आए हुए थे। तो हम 3 महीने तो लगे हुए, कभी एक मुल्क में जा रहे हैं, कभी दूसरे मुल्क में पैसे मांगने के लिए। और स्पीकर साहब, ये हमारी वजह से नहीं था, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती कि हमारे जो इस मुल्क में लीडरशिप थी। इस हवाले से आज वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने भी काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कुछ बात की। ये बात दुरुस्त है, रुपया गिर चुका था, करंट अकाउंट खसारा बहुत ज़्यादा बुलंद था, मगर फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सऊदी अरब से इमदाद ली गई, ये बात भी दुरुस्त है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक में डॉलर सऊदी अरब ने रखे, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और चीन से कर्ज लेना पड़ा, पैसे नहीं थे। फिर उसका नतीजा ये भी निकला कि सऊदी अरब के दबाव में वज़ीर आज़म इमरान खान महातीर मोहम्मद से वादा करने के बावजूद मलेशिया समिट में शिरकत नहीं कर सके। और फिर तुर्की के सदर अर्दोगान ने बताया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखे गए कर्ज के पैसे निकालने की धमकी देकर वज़ीर आज़म इमरान खान को मलेशिया समिट में शिरकत से रोक दिया। पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी में एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी, मगर क्या इसकी वजह महज करंट अकाउंट खसारा और पिछली हुकूमत की कारकर्दगी थी? क्योंकि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात माजी में भी रहे हैं, ताबुन भी करता रहा है, मगर कभी खारजा पॉलिसी में ऐसी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा। खुद स्टेट बैंक की रिपोर्ट का जायज़ा लेते हैं जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कहती है, जहाँ तक स्टेट बैंक में सऊदी अरब की तरफ से जमा कराए गए डॉलर्स का ताल्लुक है, तो उसकी तफसीलात भी इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म के मुताबिक वो IMF से माजी की तरह डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं थे। वो ये वादा और दावा करके इलेक्शन जीते थे कि वो ना मईशत में IMF का डिक्टेशन लेंगे, ना ही खारजा पॉलिसी में किसी मुल्क का डिक्टेशन लेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीखी तौर पर बरादराना रहे। सऊदी अरब पाकिस्तान की मुआशी इमदाद करता रहा, सालों से वहाँ नौकरी पाकिस्तानी कर रहे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर भी भेजते हैं, मगर कभी ये नौबत नहीं आई। इसकी वजह क्या थी? तो उसका जो स्टेट बैंक है उसकी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। बिज़नेस कम्युनिटी हुकूमत के पास उस वक्त जब IMF के पास हुकूमत जा नहीं रही थी, तो बिज़नेस कम्युनिटी गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार थी। वर्ल्ड बैंक IMF ने पैसे देना बंद कर दिए थे। तहरीक इंसाफ सितंबर 2018 में अपना बजट ले आई कि ये एक हकीकत पसंदगी पर मबनी बजट है, खसारा कम होगा। असद उमर वज़ीर ख़जाना थे, वो इस पॉलिसी का दिफा करते रहे। बाद में तारीखी खसारा 8.9% का हुआ और असद उमर वज़ारत ख़जाना से हटा दिए गए। और फिर खुद स्टेट बैंक की सालाना रिपोर्ट 2018 और 19 की मुआशी कारकर्दगी पर शाया हुई, और रिपोर्ट के मुताबिक ये बड़ा लाजमी है कि आप ये देखिए कि क्या हुआ। ये रिपोर्ट कहती है स्टेट बैंक की कि करंट अकाउंट खसारे और कर्ज़ों की अदायगी के लिए हुकूमत को चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से पैसे लेने के लिए इन्हिसार करना पड़ा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कहती है कि IMF के प्रोग्राम में जाने के फैसले पर गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से बहुत से इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तान को अपनी फाइनेंसिंग रोके रखी, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर जो माली साल 2018 में 6.4 अरब डॉलर से गिरे, उनमें 2019 में 2.5 अरब डॉलर्स की मज़ीद कमी आई। मगर बिलाखिर पाकिस्तान ने माली साल 2019 के आखिर में IMF से 6 अरब डॉलर्स का मुआहदा कर लिया, जिससे पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी इदारों की फंडिंग और कैपिटल फ्लोज में बहाली हो सकती है। यानी स्टेट बैंक की सालाना रिपोर्ट खुद कह रही है
कि पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF के प्रोग्राम में जाने के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल रखी, क्योंकि हुकूमत का दावा था कि IMF रुपये की कदर में बेपनाह गिरावट और शरह सूद में बेपनाह इजाफा चाहती है। हम IMF का डिक्टेशन नहीं लेंगे, अपनी पॉलिसीज़ चलाएंगे। उस वक्त सवाल उठता रहा कि नून लीग IMF के प्रोग्राम में गई, पीपल्स पार्टी भी गई। ऐसा क्या है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से IMF की डिमांड्स पहले की हुकूमतों के मुकाबले में अलग हैं? रुपया पहले ही गिर रहा है, शरह सूद पहले ही बढ़ रही है, मगर तहरीक इंसाफ इस मामले में डिले करती रही। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रखी, कीमतें बढ़ाती गई, रुपया गिराती गई, कहती रही कि IMF का डिक्टेशन नहीं है, हमारी अपनी पॉलिसी है, क्योंकि हम IMF का डिक्टेशन नहीं लेंगे। दोस्त ममालिक जिनमें सर फहरिस्त सऊदी अरब है, उनसे फंडिंग ली, और जब सब करके भी बात ना बनी, रुपये की कदर गिरती गई, मईशत की सूरत हाल ख़राब होती गई, स्टॉक मार्केट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिरती गई, तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत IMF के प्रोग्राम में चली गई। यानी IMF के प्रोग्राम में भी जाना पड़ा, रुपया भी गिराना पड़ा, शरह सूद मजीद बढ़ाई, IMF के प्रोग्राम में जाके और बढ़ाना पड़ा, बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ानी पड़ी। यानी IMF के प्रोग्राम में जाकर मुआशी पॉलिसीज़ का डिक्टेशन भी लेना पड़ा, सऊदी अरब और दोस्त ममालिक से फंडिंग भी लेनी पड़ी, खारजा पॉलिसी में डिक्टेशन भी लेना पड़ा। फिर पाकिस्तानी अवाम को भी खुद हुकूमत से नहीं, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के इंटरव्यू से पता चला कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि आप इसके स्टेट बैंक से पैसे निकाल लेंगे अगर वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशिया में कॉन्फ्रेंस में गए। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कर्ज़ों के हवाले से भी बात की। 13 में 16 ट्रिलियन 16,000 अरब रुपए का कर्जा था। जब हमारी बारी आई तो वो टोटल लाइबिलिटी 30,000 अरब पे पहुंच गई। पहला साल जो हमने जितनी भी टैक्स कलेक्शन की, वो पहला साल वैसे ही मुश्किल था। आधा उसका चला गया इनके कर्जों की किस्तें, इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने में। खुद सोचे कि उसके बाद कितना पैसा रह गया सारा मुल्क चलाने के लिए। जो रिजर्व्स थे इनके 20 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे, वो क्रैश करके 10 अरब डॉलर पे आ गए जब हमें गवर्नमेंट मिली। हमारी 10 सालों में लाइबिलिटीज गई 6,000 अरब से 30,000 अरब पे। लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हुए थे, क्या उनको नहीं पता था कि ये मुल्क एक डॉलर इंपॉर्टेंट होता है? मईशत के हवाले से, कर्जों के हवाले से, रुपए को मसनूई तौर पर ऊपर रखने के हवाले से कल नून लीग के रहनुमा साद रफीक ने भी पार्लियामेंट में बात की। आपका बजट खसारा 7% है, हमारा आखिरी खसारा 4.9% है। हम मान जाते हैं कि हमने मसनूई तौर पे रुपए की कीमत बढ़ाई थी, हमने मसनूई तौर पे कारोबार का पहिया चला दिया था, हमने मसनूई तौर पे लोड शेडिंग खत्म कर दी थी, हमने मसनूई तौर पे सारे काम किए होंगे। मोटरवेज भी मसनूई बना दी होंगी, पर बन गई थी, एयरपोर्ट भी बन गए, एक्सप्रेसवेज भी। आप भी मसनूई तौर पे कुछ कर लेते, आपसे तो मसनूई तौर पे भी कुछ नहीं हुआ। आपके 2 साल में आपने हमारे 5 साल जितना कर्ज लिया। हमारा कर्जा तो लगा हुआ नजर आता है, जगह जगह पे उसके आसार और निशान है। आपने ये कर्जा लेके कहाँ रखा है? अगर कल किसी ने आपसे पूछा रसीदा कढो, हिसाब दो, तो क्या करेंगे? तो फिर रसीदें दिखानी पड़ेगी ना, फिर हिसाब भी देना पड़ेगा। तो ये आपके हालात हैं। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि 1 करोड़ घर आपने क्या देने थे और 50 लाख नौकरियां क्या देनी थी। हजारों बेघर हो चुके हैं, लाखों बेरोजगार हो चुके हैं। कर्ज की भी मुसलसल एक डिबेट रहती है। ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने आज भी कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा कर्ज मिला, पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा कर्ज पाकिस्तान पर चढ़ा, इतना पिछले 60 सालों में नहीं चढ़ा जितना 10 सालों में चढ़ा। तो वो भी जो नंबर्स हैं खुद इकोनॉमिक सर्वे के, टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज़ के, जब नून लीग की हुकूमत गई तो 28,879 की टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज़ छोड़ के गई, जिसमें एक्सटर्नल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सारे के सारे उनके कर्जे शामिल थे। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो टोटल डेट एंड लाइबिलिटीज़ हैं ये बढ़कर 42,820 हो चुकी हैं, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी कि जो नून लीग छोड़ के गई उसके मुकाबले में मज़ीद इस वक्त 29,879 से 42,820 इजाफा तकरीबन हो चुका है 12,500 अरब रुपए का। साथ ही अगर हम डेट एंड लाइबिलिटीज़ देखें तो 2008 में थी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 6,000 अरब रुपए, ठीक कहते हैं वज़ीर आज़म। इकोनॉमिक सर्वे जो खुद अभी हुकूमत का छपा है वो बताता है कि 2013 जब नून लीग की हुकूमत आई तो वो 14,292 पे पहुंच गई, यानी कि तकरीबन 8,000 अरब का उसमें इजाफा हुआ पीपल्स पार्टी के दौर में। फिर नून लीग के दौर में 24,953 पर पहुंच गई 2018 में, यानी नून लीग ने इसमें मजीद तकरीबन 10,500 अरब रुपए का इजाफा कर दिया। मगर सिर्फ तहरीक इंसाफ के 19 महीने में ये 24,953 से 35,207 अरब रुपए पर पहुंच गई हैं, यानी कि तकरीबन 10,200 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। जितना इजाफा 5 साल में नून लीग की हुकूमत ने किया, इतना इजाफा पिछले 19 माह में
तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो चुका है, क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन उनकी हुकूमत पर भी अप्लाई करती है तहरीक इंसाफ, तो रुपी डेप्रिसिएशन को मिलाकर यानी अगर इसी ट्रेंड के साथ चलते रहे तो पिछले 70 सालों में इतना कर्जा नहीं होगा जितना कि तहरीक इंसाफ के 5 सालों में हो जाएगा। बाद IMF की रिपोर्ट भी आई है और IMF की रिपोर्ट एक इंटरेस्टिंग बात कहती है। उसके मुताबिक 4.9% अब दुनिया भर की मईशत 2020 में गिरेगी, मगर 2021 में उसमें बहुत तेज़ी से रिकवरी आएगी, 5.4% से ग्रो करेगी। दुनिया भर की इकोनॉमीज़ में बहुत तेज़ी से डिक्लाइन देखा जाएगा, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एशिया की इकोनॉमीज़ हो। चाइना सिर्फ 1% से ग्रो कर पाएगा, यानी फिर भी मजबूत रहेगा। इंडिया 4.5% से गिरेगा, मगर साथ ही ब्राज़ील जिसने लॉकडाउन नहीं किया, जिसके सदर ने, वो भी 9.1% से गिरेगा। मेक्सिको जिसने इस मामले में डिले किया, वो भी 10.5% से गिरेगा। यानी जिन इकोनॉमीज़ ने शटडाउन नहीं किया वो भी उतना ही गिरेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है ग्लोबल इस वक्त सिनेरियो है और फिर आगे जाके रिकवरी होगी। मगर आगे रिकवरी सारी इकोनॉमीज़ की बड़ी तेज़ है। इंडिया 6% से 2021 में ग्रो करेगा, चाइना 8.2% से ग्रो करेगा, दुनिया 5.4% से ग्रो करेगी, मगर पाकिस्तान सिर्फ 1% से ग्रो करेगा। यानी पाकिस्तान एक साल पहले भी कोरोना से इन तमाम मईशतों से कम उसकी ग्रोथ थी, और अब एक साल बाद जब कोरोना से दुनिया निकलेगी तो उसके बाद भी पाकिस्तान की ग्रोथ कम होगी। इसकी क्या वजह है? मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब, ज़ाहिर है आपने देखा 1% आज शरह सूद स्टेट बैंक ने भी कम की है। ओवरऑल आपको लग रहा है एक रिकवरी का अब माहौल है, मईशत खुल भी रही है? लेकिन किसी भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट का गिरना ओवरऑल इसको पॉजिटिव ही लिया जाता है। पाकिस्तान के जो सिनेरियो है उसमें भी पॉजिटिव है, क्योंकि चूंकि हुकूमत पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा फिस्कल स्पेस नहीं है, तो वो जो वायरस से रिलेटेड स्टिमुलस जो दुनिया भर में दिए जा रहे हैं उतना स्पेंड नहीं कर पा सकी। तो ऐसे माहौल में सबसे बड़ा स्टिमुलस जो पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान के बिजनेस मैन को और इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल रहा है वो यही है कि इंटरेस्ट रेट जो है जो 13 से 7% कर दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल में इस तनाजुर में तो ये पॉजिटिव है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि मईशत पे असर क्या होगा, देखिए ये मईशत को बेहतर करने की ही कोशिश है, मगर जो कल IMF की इकोनॉमिक आउटलुक आया है और जो पाकिस्तान में लॉकडाउन की सिचुएशन है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बाहर, तो लग रहा है कि अगला साल भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही कठिन होगा और ग्रोथ थोड़ी सी भी लाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और जो लॉकडाउन की अनसर्टेनिटी है उसको भी जल्द खत्म होना होगा। मगर सुहेल साहब, जब दुनिया की रिकवरी की बात होती है, एक तो कोरोना से पहले दुनिया से कम तरक्की कर रही थी पाकिस्तान की मईशत, कोरोना आया और अब कोरोना के बाद जब दुनिया की मईशत की बेहतरी है, अगर ये अनसर्टेनिटी खत्म होती है, कोरोना के मामला ठीक होते हैं, तो दुनिया बहुत तेज़ी से रिकवर करती नजर आती है। चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया हो, मिडिल ईस्ट हो या फिर एशिया की दूसरी इकोनॉमीज़ हो, यहाँ तक कि जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनका डिक्लाइन डायरेक्ट कम है, पाकिस्तान की तरह 1% का है, पाकिस्तान का डिक्लाइन इतना बड़ा नहीं है दूसरी मईशतों की तरह, वो भी 5.2% से ग्रो करते नजर आते हैं। ये पाकिस्तान सिर्फ 1% अगले साल में क्यों ग्रो करेगा? पाकिस्तान की ग्रोथ क्यों नहीं है तेज, टर्न अराउंड क्यों नहीं होगा? रिकवरी हमारी इसलिए स्लो होगी कि हमारे फंडामेंटल इश्यूज जो हैं इकोनॉमी के वो अभी तक बरकरार हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर है, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट टू GDP बहुत कम है, और सबसे बड़ा जो मुझे खतरा लग रहा है, जो स्टेट बैंक ने आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में शायद उसको आउटलुक को स्टेबल बताया है, हमारा एक्सटर्नल अकाउंट बहुत वल्नरेबल है। जो रिजर्व्स में हम बैठे हैं वो बहुत ही कम है और उसमें भी बैंकों से स्वैप्स किए हुए हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि रिकवरी हमारी इसलिए स्लो होगी कि हमारा जो फंडामेंटल इशू है इकोनॉमी का वो बरकरार है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना से पहले भी पिछले 2 साल जो थे हम पूरी दुनिया में या रीजन में बहुत ही नीचे थे। उसकी वजह ये है कि ओवरऑल फंडामेंटल इशू हमारी इकोनॉमी का बरकरार है। और एक और जो चीज़ है जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को असर कर रही है और जो इंटरेस्ट रेट गिरने के बावजूद भी हर्डल साबित होगी, वो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट जो है पाकिस्तान में वो थोड़ा खौफ का है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पिछले 2 साल में कोई 4 बड़े सेक्टर्स के अगेंस्ट इंक्वायरियां शुरू हुई हैं। तो जब एक ऐसे माहौल में कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ किसी भी वजह से अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी तो इंटरेस्ट रेट अगर 17% हो और फिर 5% हो जाए तो वो 2 दफ़ा सोचेगा कि क्या मुझे मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। तो मेरे ख्याल में एक तरह मैंने कहा कि ओवरऑल हमारा पिछले काफ़ी सालों से एक फंडामेंटल इकोनॉमिक इशू है, इसकी वजह से रिकवरी स्लो होगी। और दूसरा जो प्रिवेलिंग इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है वो भी
थोड़ा सा हर्डल है इकोनॉमिक रिकवरी। अगर मोहसिन साहब, जब शुरू में हुकूमत आई, ज़रा नैब की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि वो तंग करता है, फिर हुकूमत ने इंटरवीन किया कि ये प्राइवेट सेक्टर को नैब नहीं तंग करेगा। अब जहाँ तक ये दूसरे मामलात हैं, अगर शुगर कार्टेल ने ये काम किया है तो कार्रवाई तो होगी ना शुगर मिलर्स के खिलाफ। ये कैसे हो सकता है कि कार्रवाई ना हो? तो अकाउंटेबिलिटी तो बहरहाल होगी। नहीं, उसके बहुत सारे तरीके आईपीपी पे कि अगर कोई चीज इंक्वायरी करनी है तो वो मीडिया को रिपोर्ट दिए बगैर भी हो सकती थी। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जो हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं वो बहुत इन डेप्थ इंक्वायरीज करती हैं और जो मिसकंडक्ट होती है उसको सर्च करती हैं, मगर उसकी अखबार में खबर नहीं लगती है। अब तो कोई चीज साबित होती नहीं है, पहले मीडिया में खबर लग जाती है। तो अगर एक बैंकर होगा, उसको लोन देना है आईपीपी को, तो वो जब इतनी बुरी खबर देखेगा कि यार आईपीपीज जो हैं बंद हो जाएंगे, आईपीपीज को प्रॉफिट दोबारा रिटर्न करना पड़ेगा, आईपीपीज ने नाजायज प्रॉफिट कमाया है, तो वो 2 दफा सोचेगा लोन देते हुए। तो मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान में उसको फैलाई जाती है बात, तो वो कॉन्फिडेंस को शेक करती है। और शाहज़ भाई, आपको पता होगा बहुत सारे सर्वेज होते हैं। जो एक सर्वे है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, वो भी आप देखें तो पिछले 4-5 साल में जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो एक तेजी से नीचे आया है। और उसमें बेशुमार फैक्टर्स होते हैं, और एक फैक्टर ये भी होता है कि लोग जो हैं इस इंक्वायरीज की वजह से खौफजदा हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं जाहिर है इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेबिलिटी हो, मगर मीडिया पर ज़्यादा बात की जाती है। आज भी वैसे देखें तो चीनी की कीमत तो 80 रुपये से ऊपर ही, आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ, मगर मीडिया पर बहुत ज़्यादा इसकी बात की गई। आईपीपीज़ की बात की गई कि जी रिपोर्ट आ गई है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म को क्रेडिट दे दिया, कार्रवाई कोई नहीं हुई, मगर मीडिया पर बहुत ज़्यादा बात हुई। जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि करें अकाउंटेबिलिटी, मगर बिजनेस सेंटीमेंट ख़राब हो रहा है कि बात मीडिया पर बहुत ज़्यादा की जाती है अकाउंटेबिलिटी से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज उसामा बिन लादेन के हवाले से भी बात की, उस पर भी शोर मचा हुआ है, पार्लियामेंट में बात करेंगे।